सिविल डिसोबीडियंस, सविनय अवज्ञा। गांधी कैसे परिभाषित करते हैं इसको? गांधी कहते हैं कि मैं किसी अन्यायी कानून को चूंकि कानून ही नहीं मानता, इसलिए मैं अहिंसक तरीके से उस कानून को तोड़ता हूं या उसकी अवज्ञा करता हूं, उसका पालन नहीं करता, और ऐसा करने के बाद मैं बिना कोई प्रतिरोध किए अपने आप को उस कानून को तोड़ने का जो दंड है उसके लिए सरेंडर कर देता हूं, अपना आत्मसमर्पण कर देता हूं, अपने को पुलिस या अथॉरिटी को सौंप देता हूं। यह है गांधी की सविनय अवज्ञा या सिविल डिसोबीडियंस की परिभाषा। पिछले कुछ सालों में क्या हो रहा है, हमने इस देश में लगातार सिविल डिसोबीडियंस के अनेक उदाहरण देखे, यानी कि अहिंसक प्रतिरोध के, विरोध के, प्रदर्शनों के, आंदोलन के, किसान आंदोलन, शाहीन बाग से लेकर तमाम छोटे बड़े आंदोलन। लेकिन हुआ क्या, उसकी सजा में तमाम लोगों पर आतंकवाद विरोधी धाराएं लगा दी गई हैं। ऐसे में एक प्रोफेसर, आईआईटी का रिटायर्ड प्रोफेसर पूरे देश में सड़क पे घूम रहा है और अपना अहिंसक प्रतिरोध, अपनी सविनय अवज्ञा दर्ज कर रहा है, हाथ में कागजों के और बुकलेट के बंडल लिए हुए। ये प्रोफेसर नौजवानों के बीच जाते हैं और उनसे बात करते हैं किस चीज के खिलाफ? नफरत के खिलाफ बात करते हैं, गांधी के सिद्धांतों की बात करते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया की। नमस्कार, मैं हूं मयंक, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स और हमारे साथ है प्रोफेसर वीके त्रिपाठी। प्रोफेसर, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने न्यूज रूम में बैठे हैं और हो सकता है कुछ सवाल हमारे साथियों की तरफ से भी आए, पर मैं सीधे पहला सवाल लेकर जा रहा हूं, क्योंकि आने वाली 21 सितंबर को प्रोफेसर वीके त्रिपाठी एक छोटा सा सम्मेलन जो है वो आयोजित कर रहे हैं। वो किस बारे में, क्यों है, वहां से बात शुरू करेंगे और उसके जरिए और सवालों की तरफ जाएंगे। प्रोफेसर, ये जो 21 तारीख को आप कॉन्क्लेव कर रहे हैं जी, सद्भावना के लिए, सेक्टेरियन जो अप्रोच है उसके खिलाफ, क्या है ये और क्यों आपको लगा कि जरूरत है इसे करने की? इसका टाइटल तो है समाज और व्यवस्था में सांप्रदायिकता, आज के हालात और उसका हल। ये है मोटे तौर पर, लेकिन इसकी ज़रूरत इसलिए है कि स्कूल के लेवल से विश्वविद्यालय के लेवल तक ऐसा माहौल, डर का माहौल, ह्यूमिलिएशन का माहौल पैदा कर दिया गया कि आप खुल के, एक तो सोचने पे भी पाबंदी है और फिर बोलने पे पाबंदी तो और ज़्यादा है। तो एक तो वो माहौल, ताकि हम नई पीढ़ी को इस प्रेजुडिस के जाल से बाहर निकाल सकें, इस पे चर्चा करना चाहते हैं। दूसरा, ये मेरा सोच है कि जिस तबके पर फिरकावारियत या सांप्रदायिकता का हमला होता है, उस तबके में ताकत पैदा हो उसका प्रतिकार करने की। ये अकेले मुसलमानों पे नहीं है, मुसलमानों पे एक टारगेट है वो, लेकिन प्राइमरीली किसानों पे भी, मजदूरों पे, ये अवाम पर ही हमला है। और उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान का जो इलीट है, इकोनॉमिक इलीट, कॉरपोरेट सेक्टर, उसको बेटोक बगैर किसी प्रतिरोध के उनके मुनाफे बढ़ते रहें, चाहे भले ही देश में भुखमरी की सूरत पैदा हो जाए, चाहे किसी की आमदनी स्टेगनेंट हो जाए, रुक जाए, लेकिन इनकी बढ़ती रहे। तो ऐसा माहौल, तो सांप्रदायिकता उसका एक औजार है। तो मैं महसूस करता हूँ कि हम लोग मिल बैठ के इस पर चर्चा करें और हम अपने स्तर पे क्या कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज तो अपनी योजना बना रही है, लेकिन अवाम, एक आम शिक्षक, एक आम किसान, एक आम महिला किस तरीके से अपने क्षेत्र में इस जहनियत को और इस पॉलिटिकल वेपन को रोके, इसके लिए चर्चा करेंगे। आपने कहा कि सांप्रदायिकता जो है वो आम आदमी की, आवाम की दुश्मन है, केवल किसी स्पेसिफिक जो है वो धर्म के जो अनुयायी हैं उनकी नहीं। तो इससे आपका आशय क्या? आपने किसानों का जिक्र किया, तो क्या इसका आशय ये है कि वो उनमें फूट डाल के उनकी एकता को कमजोर करती है या किसी और तरीके से आप देखते हैं? और दूसरा, आपने आर्थिक पहलू जो मेंशन किया, उसको अगर आप थोड़ा और डिटेल में समझाएं। ऐसा है कि किसान आंदोलन जब चल रहा था तो मैं तमाम लोगों से बातचीत करता था। सबसे बड़ा अफसोस मुझे इस बात का हुआ कि झाड़ू पोंछा करने वाले लोग, सड़क सफाई करने वाले लोग, छोटी नौकरियों वाले लोग, इन लोगों को, रिक्शे चलाने वाले लोग, इन लोगों को किसानों की समस्या की समझ नहीं थी कि ये सरकार किस तरीके से उनको नुकसान पहुंचा रही है। और जब किसानों से बात करने के लिए मैं यूपी, मध्य प्रदेश वगैरह में गया
तो वहाँ पे उनको डर था, क्योंकि ग्राम पंचायत का जो सभापति कहता था कि साहब वो आप कलेक्टर से परमिशन लीजिए सभा करने की। देन आई रियलाइज्ड कि ये जुबान बंद करने की बात है। तो दो स्तर पे प्रॉब्लम है कि आम आदमी एक तबका दूसरे तबके की समस्या से बेखबर और प्रोमिनेंट तरीके से या अपने धर्म को दूसरे धर्म वालों से चुनौती मान के, जबकि चुनौती नाम की कोई चीज़ है नहीं, तो वो पोलराइज करके इनको पॉलिटिकली फ़ायदा पहुंचाता है। तो इस तरीके से ये, जहाँ तक ये पैसे वाले तबके की बात है, तो जब ये शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था तो हम JNU के कुछ विद्यार्थियों को लेके उधर गए मुनीरका में। तो दुकानदारों ने कहा यार ये तो मुसलमान कैसे हैं, मतलब जब पाकिस्तान बन गया तो वहाँ नहीं चले जाते, हमेशा मुसीबत ही खड़ी करते हैं। मैंने कहा बना कहाँ है पाकिस्तान, हुकूमत बटी थी हिंदुस्तान की, अवाम तो नहीं बटा था। अवाम एक बड़ी एंटिटी है, हुकूमत तो उस पर थोप दी गई एक चीज़ है। तो आप जनता को दर बदर कैसे कर सकते हैं? तो देन आई रियलाइज्ड कि हमारी सरकार BJP RSS की सरकार है, वो सांप्रदायिकता का आइडियोलॉजी और सारा का सारा तामझाम चलाते हैं, लेकिन दरअसल ये किसके फ़ायदे के लिए चल रहा है? बिसाइड्स दी जो रूलिंग क्लास है उसके फ़ायदे के अलावा ये व्यापारी तबके के का एक इंस्ट्रूमेंट है। और मैंने महसूस ये किया है कि किसान का शोषण मंडी करती है, उसकी आवाज़ नहीं है। मजदूर का शोषण मंडी करती है, वहाँ उसकी आवाज़ नहीं है। और वही जो आवाज़ को दबाते हैं, जो बोलने नहीं देते, वही तबके धार्मिक मसलों पे ऐसा जुनून पैदा करते कि अब या तो उसमें डूब जाओ कि हमारे धर्म का बड़ा काम हो रहा है, मंदिर बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, यानी इतने आप बेहोश हो जाओ या इतने जुनूनी हो जाओ कि किसी का कत्ल हो जाए और दंगाइयों ने कोई सम्मेलन कर दिया तो आप उसके समर्थक बन गए। तो ये चीज़ बहुत गलत है। एक सवाल अतीत में जाते हुए कि ये जो अभी आप कर रहे हैं, खासतौर पर जिस तरह से आप पूरे देश में सड़कों पे घूमते हैं, पहली बार कब लगा कि ये करना? ये शुरुआत कहाँ से हुई? कोई ट्रिगर पॉइंट था, कोई ऐसी जगह थी जहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन ही शुरू हुआ? हम सबकी ज़िंदगी में देखें तो ऐसी कोई जगह होती है जहाँ लगता है कि नहीं अब नहीं हो सकता, और ख़ासतौर पर ये फैसला बहुत मुश्किल है सड़क पे उतर के और पूरे देश में घूमने वाला। वो ऐसा था कि शुरुआत तो 1990 से हुई। 1989 में भागलपुर का दंगा हुआ था। उन दिनों में IIT से छुट्टी लेके अमेरिका गया हुआ था, तो वहाँ अखबार में खबर पड़ी, न्यूयॉर्क टाइम्स में, फिर वाशिंगटन पोस्ट में, कि 450 लोग दंगे में मर गए। बाद में पता लगा कि 950 लोग मरे, 50 हिंदू, 900 मुसलमान। तो मैं फिर वहाँ से छुट्टी लेके 3 हफ्ते के लिए हिंदुस्तान आया। फिर यहाँ से लोगों से मिला तो मेरा दिल बैठ गया। देन आई वेंट बैक। फिर हमने एक बैठक बुलाई NRIs की यूनिवर्सिटी मैरीलैंड में। देन उस दिन जब मैं लोगों को सुन रहा था तो मेरे दिमाग में वो शक्ल थी उन लोगों की, ख़ासतौर से उन लड़कियों औरतों की जो दंगों में मारे जाते हैं। और मुझे ह्यूमन एंटिटी इज़ मच मच बिगर देन एनी रिलीजन और एनी नेशन। इंसान ही असली चीज़ है और उसके ऊपर जुल्म हो तो ये बात मुझे बहुत अखर गई। देन आई रियलाइज्ड कि इस वक्त सबसे बड़ी बीमारी और सबसे बड़ा औजार परमाणु बम से भी ज़्यादा ताकतवर सांप्रदायिकता ही है। एंड इसको करें क्या? तो फिर मैंने एक पर्चा लिखा और तय किया कि हम NRIs में लोगों को जाएंगे और पर्चा देंगे, और सिग्नेचर कैंपेन चलाया हमने इस सवाल पे। मंदिर आंदोलन चल रहा था हिंदुस्तान में और ये चल रहा था, भागलपुर का दंगा हो चुका था। तो उस सवाल पे जब मैंने 4000 लोगों से संपर्क किया और करीब 1000 लोगों के साइन का मेरा इरादा था, लेकिन 825 लोगों ने ही दस्तखत किए। देन आई रियलाइज द डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ सेक्टेरियनिज्म इन NRIs। हिंदुस्तान आया, उसके बाद जब मेरा 1 साल का वहाँ का सैबेटिकल का पीरियड ख़त्म हुआ तो मैं हिंदुस्तान लौट के आया। तो यहाँ पे मैंने बैठक बुलाई दे, मैं उन इलाकों में गया, जैसे इंदौर गया, वहाँ दंगा हुआ था 1989 में। वहाँ जब लोगों से बातचीत की तो मैंने महसूस किया कि लोग तो डरे हुए हैं। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह गांधी जी ने 1919 में किया था। एक पहली बात रखी थी कि गुलामी का पहला इससे लड़ने का पहला स्टेप है डर मिटाना। देन मैंने सोचा तो खौफ में जिंदा है हिंदुस्तान का आदमी, मुसलमान तो खौफजदा है ही, बाकी तबके भी।
क्योंकि खूंखार एलिमेंट जो क्रिमिनल एलिमेंट है या रईस एलिमेंट है जो एसर्ट करता है, हमलावर है, वो सबको दबा रहा है। आखिर भाजपा का हमला अकेले मुसलमानों पे नहीं, कांग्रेस पे भी है, समाजवादियों पे भी है, कम्युनिस्टों पे भी है, और सारे के सारे हिंदू ही हैं। ये तमाशा तो अजीब किस्म का है। तो फिर जो है ना रियलाइज कि ये पैम्फलेट वगैरह बांटू, मेरी तो कोई ज़्यादा हैसियत है नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। पढ़ाता था, IIT में नौकरी करता था, तो वीकेंड्स के में ही टाइम मिलता था, तो इवनिंग्स में और वीकेंड्स में मैं घूमता था, कुछ बच्चों को पढ़ाता था कुछ इलाकों में वीकेंड्स में, और बाकी पर्चे बांटता था, चर्चा करता था। वही एक सिलसिला चलता। 30 साल, 3 दशक से ऊपर हो गया ये करते जी, हुए। 32-33 साल। अब सवाल यह है कि जिस तरह का समाज है जी। पिछले 9 साल 10 साल में, खास तौर पे 30 साल से आप ये काम कर रहे हैं, अप्रिय अनुभव भी तो हुए होंगे जहां कई बार बहुत खतरा खड़ा हो गया होगा या लोगों ने बहुत अभद्रता की होगी, इस तरह के अनुभव पेश नहीं आते हैं? हाँ, एक कुछ आए। एक अनुभव आपको जिक्र करता हूँ, 1992 का है। वेलकम कॉलोनी में 11 दिसंबर को गोली चली थी और दंगा हुआ था। सारी पुलिस की मतलब गोली में 22 लोग मारे गए थे, सारे मुसलमान थे। मैं उस दिन वेलकम कॉलोनी पे ही पहुंच गया था, क्योंकि एक दिन पहले सीलमपुर में मैं गया पर्चे बांट रहा था, तो पुलिस ने रोक लिया, और उसमें कब मेरे पर्चे का मौजूद था हिंसा, देश में हिंसा की आग, और लोगों को पसंद लगा था, हिंदुओं को मुसलमानों को दोनों को। तो उससे उस पर्चे से कोई तनाव का या झगड़ा होने का अंदेशा नहीं था, लेकिन फिर भी पुलिस ने मुझे रोक दिया कि नहीं साहब, वो आपके साथ सैकड़ों आदमी जमा हो गए और दंगे का अंदेशा है। लेकिन अगले दिन में फिर गया, गोली चल रही थी उधर। खैर मुझे पुलिस ने फिर नहीं जाने दिया वेलकम कॉलोनी में, तो कर्फ्यू लगा था कई इलाकों में। अगले दिन मेरे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, उनका फ़ोन आया कि हमारे मिरांडा कॉलेज की कुछ लड़कियां आपके साथ जाना चाहती हैं। तो 6 लड़कियां आईं, तो हमने कहा कि आज हमारा अजमेरी गेट के इलाके में जाने का इरादा है। तो उन लड़कियों को लेके मैं उनके पास बनवा दिए, कर्फ्यू पास अपना बनवा के चला गया। तो 2 लड़कियों की टोलियां बना दी कि आप फला फला गली में जाओ, कुछ पर्चे दे दिए कि उनके बात करना लोगों से। तो जब मैं ये कह दिया कि भाई 20 मिनट में लौट आना, ताकि आगे जब मैं सड़क पर घूम रहा था, कुछ जो लोग मिलते थे उनसे बात करता था। जब एक टोली नहीं आई तो मैं उस गली में गया, देखा कि वहाँ पे एक दुकान के सामने बैठे हैं कई लोग, 10-15 लोग, और हंसी मजाक कर रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। ये लड़कियाँ सहमी खड़ी। तो एक लड़की बोली, एक लड़की थी, उसका नाम था अनुराधा त्रिपाठी, एक थी रुबीना खान। तो बेचारी कुछ सर आप बात कर लें। तो बोले अरे आप यहाँ क्यों आए हैं, आप मुसलमान बस्ती में जाइए ना, दंगे तो वो करते हैं। मैंने कहा कि आपने अखबार पढ़ा होगा कि कल वेलकम कॉलोनी में दंगा हुआ, 22 लोग मारे गए, 22 मुसलमान थे। अरे अखबार तो आप अखबार को भरोसा करते हैं तो झूठी खबर छापते हैं। आपको पता नहीं कश्मीर में क्या हुआ, वहाँ पे मंदिर तोड़ दिए गए। मैंने कहा कि अगर वहाँ पे मंदिर टूट गए और आपको भरोसा है कि टूटे हैं, तो आप इतनी हंसी मजाक करते हो, ताश कैसे खेल रहे हो? अभी मैं आपकी ही बिरादरी के, आपके ही धर्म के लोगों से मिल रहा था, आपके यहाँ मजदूरी करते हैं और आप उनके लिए 1400 रुपये महीना तनख्वाह देते हो, 14 घंटे काम कराते हो, अपने परिवार को रख नहीं सकते। आज कोई बाबर तो नहीं लूट रहा उनको, औरंगजेब तो नहीं लूट रहा, पृथ्वीराज चौहान तो नहीं लूट रहा, कौन लूट रहा है? आप अपनी आमदनी पे गौर करें। तो खैर वो हमारी बात फिर वो उन्होंने एग्रेशन तो नहीं किया, लेकिन टल गई। ऐसी कश्मीर के सवाल पे जब ये सरकार ने 2019 में कानून बनाया तो मैं पर्चे बांट रहा था, तो एक जब किसी ने मेरे पर्चे छीन लिए, कहने लगा तू बूढ़ा नहीं होता तो ये किसके पर्चे बांट रहा है? मैंने कहा मेरे पर्चे हैं। फिर कह रहा है कि पाकिस्तानी गद्दार, अगर तू बूढ़ा नहीं होता तो बहुत मारता। मैंने कहा तो आप अभी भी कर सकते हो, लेकिन मेरा कसूर तो बता दो, कसूर क्या है? इस तरीके की वारदातें तो होती। तो मतलब ये पिछले 9 साल में बढ़ा है अगर मैं पूछूं? इंडीड, इतना एग्रेशन जितना इस वक्त है, बहुत है, बड़ा है। नौजवानों से कम्युनिकेट जब आप करते हैं तो क्योंकि ये सवाल इसलिए क्योंकि आप जो है टेक्नोलॉजी जो है वो तकरीबन ना के बराबर यूज करते हैं जिंदगी मेरे पास जानते हैं। हाँ, आप स्मार्टफोन यूज नहीं करते, सोशल मीडिया पे आप नहीं हैं, और राखी के जरिए ही आप ट्विटर स्पेस में कभी बोलते हैं तो बोलते हैं, आपकी जो बेटी हैं। तो नौजवानों से फिर कैसे कम्युनिकेट करते हैं, कोप अप कैसे करते हैं, और कैसा अनुभव रहता है जब आप यूथ से इंटरेक्ट करते हैं? क्या मतलब क्योंकि क्या कुछ डिफरेंस है आप आज से एक पीढ़ी पीछे अगर हम चले जाएं और एक पीढ़ी बाद अभी जिसको हम जेनजी कहते हैं, तो
ये वाली पीढ़ी ज्यादा समझदार है या कम समझदार है? अनुभव बदले हैं, क्या हुआ है? पीढ़ी तो लगभग वैसी ही है, क्योंकि 1992 के आसपास, 90 के आसपास जो जहर था उन संपन्न वर्गों में जिनके बच्चे कॉलेज में पहुंचते हैं, वो ज्यों का त्यों है, और उनके बच्चे के दिमाग में वो एक माता पिता से जो जहर आ गया वो है। एक फर्क जरूर आ गया है, जैसे जेएनयू था, उस वक्त बोलने का मौका था, हम अपनी सम्मेलन कर लेते थे, प्रशासन रोकता नहीं था। आज रोक लग गई। जामिया में, मतलब मैं सन 89, 90, 91 से जाता हूँ और कई डिपार्टमेंट मेरे लेक्चर कराते हैं। नॉट ओनली मैं सांप्रदायिकता पे तो कभी कभार बोलता हूँ, ज़्यादातर मेरे लेक्चर साइंस एंड फ्रीडम, दुनिया के माहौल में हिंसा, इस प्रकार का, या कई फिजिक्स के लेक्चर्स या कई मैथमेटिक्स के लेक्चर्स वगैरह देता हूँ, तो लोग रिसीव करते हैं उसको अच्छी तरह से। और लेकिन वो बंद हो गए पिछले 5 साल में, तो एकदम ही बंद हो गए, क्योंकि इन सारी की सारी इंस्टीट्यूशंस पर या कॉलेजेस के प्रिंसिपल वगैरह जो बनाए गए वो बिल्कुल आरएसएस से जुड़े हुए लोग बना दिए गए। तो एक खौफ पैदा हो गया है, वो टीचर वो नहीं बुला सकता, और मैं भी उन पे कोई वो नहीं करना चाहता, उन पे दबाव नहीं डालना चाहता कि मुझे आप लेक्चर कराई दो। तो खैर वो कम हो गए मेरे लेक्चर। तो एक मसला तो ये आया। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ कि मेरी बात तो छोटी है, कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स हैं वहीं के टीचर्स हैं जो काफ़ी लिबरल हैं और किसी किस्म का भेदभाव आइडियोलॉजी के आधार पे नहीं करते थे, भले ही वो लेफ्टिस्ट या कांग्रेसी हो, लेकिन आरएसएस माइंडेड टीचर्स से भी उनके अच्छे ताल्लुकात थे, और उनके भी कॉलेजेस में वो भी आते थे। जब कांग्रेस की सरकार थी या और किसी की सरकार थी, तो उस जमाने में कैंपसेस में आरएसएस के लोग, जैसे हमारे आईआईटी है, आईआईटी में मदन लाल खुराना की कई इसमें हुई, मुझे नहीं बोलने दी हमारे आईआईटी के लोगों ने। तो मैं क्या करता था कि कोई, मैं सांप्रदायिकता के नाम पर सम्मेलन करता नहीं था, लेकिन मेरी क्लासेस बड़ी बड़ी होती थी, तो उन क्लासेस में विद्यार्थियों से कह देता था कि किसी समय मैं ग्रास रूट्स फ्रीडम के सवाल पे बात रखूंगा, या फ्रीडम मूवमेंट पे बात रखूंगा, या साइंस एंड फ्रीडम पे चर्चा करूंगा, या स्टीम इंजन पे चर्चा करूंगा कि उसका क्या अच्छा और बुरा प्रभाव दुनिया पे पड़ा, तेल इंजन का क्या बुरा अच्छा प्रभाव पड़ा, इस तरीके के सवाल को उठाता था। तो हमारे आ जाते थे 200-250 बच्चे आ जाते थे, और वो तो आईआईटी में चूंकि मैं काम करता था तो वो करना। आप ये मानते हैं मतलब कि साइंस जो है या साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है वो मनुष्य के अंदर की जो सांप्रदायिकता है उस पर हमला करता है, उसको कम करता है? क्योंकि आप ये बात कर रहे हैं साइंस एंड फ्रीडम के जरिए ये बात करना। बेटा उल्टा हुआ है। मैं वही जानना चाह रहा हूँ। उल्टा हुआ है। अभी तो हम ऐसा नहीं देख रहे हैं। अभी वो ओपेनहाइमर की एक फिल्म आई, मैं जब अमेरिका में था तो इसराइल ने हमला कर दिया लेबनान पे 1982 में। उसमें करीब 20,000 लोग मारे गए, निहत्ते फिलिस्तीनी मारे गए। तो मैं जब यूनिवर्सिटी में बात करता था लोगों से, तो लोग बात करने से डरते थे, साइंटिस्ट डरते थे, इंजीनियर डरते थे, क्योंकि अमेरिकन सरकार इसराइल की मदद कर रही थी। Then I realized कि साइंस करने में तो यू आर वेरी ओपन माइंडेड, बट व्हेन यू लुक एट द इम्पैक्ट ऑफ साइंस ऑन सोसाइटी, आखिर साइंस ने किया क्या? बम बना दिए, कारखाने बना दिए, कारखाने से कारखानेदारों की हुकूमत बढ़ गई, उनकी आमदनी बढ़ गई, बमों के जरिए आपने विश्व करवा दिए लोगों का, और वियतनाम वार और कोरियन वार जाने क्या क्या करा दिया। हुआ क्या उससे? और साइंटिस्टों ने जुबान नहीं खोली। साइंस किसके हाथ में इससे चीजें बदल जाती हैं? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो साइंटिस्ट तो एक गुलाम है, वही टीचर की हालत बन गई है इस वक्त हिंदुस्तान में। जितने भी सरकारी और प्राइवेट कॉलेजेस चल रहे हैं, खासतौर से प्राइवेट जो चल रहे हैं, उनका मैनेजमेंट बाई एंड लार्ज सेक्टरियल लोगों के हाथ में है। जो सरकारी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है उनका पे कब्जा, वो तो सरकार के अंडर में, तो सरकार तो सेक्टेरियन भी है। तमाशा चल रहा है जी। अजीब किस्म की चीज है, एक खौफ पैदा हो चुका है। सही सोच तो वैज्ञानिकों का, मुझे ये लगता है कि वैज्ञानिक सोच वैज्ञानिकों से ज्यादा हमारे जेएनयू के बच्चों में है। मेरे आईआईटी के बच्चे, बाबरी मस्जिद गिराई गई तो आईआईटी में कई बच्चों ने खुशी बनाई, कुछ सुना कि मिठाई बांटी गई। हालांकि बहुत सारे बच्चों को जिनको मैं जानता हूँ उनको रंज भी हुआ, लेकिन आईआईटी में तो एलीट क्लास के बच्चे आते हैं,
जो कि जिनको हर किस्म की किताबें पढ़ने की एक्सेस है। पूर्णाश्रम गॉडसे का जो प्रवचन हुआ उनका कोर्ट में, उसको भी उन्होंने पढ़ा हुआ है, उससे प्रभावित हो गए वो। लेकिन जेएनयू के बच्चे जो आम परिवारों से आते हैं, उनके अंदर बेहतर समझ थी समाज की। सोशल साइंस जो है, उसके बिना साइंस जो है किसी काम की नहीं। आप ये बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने महसूस किया। वो अमेरिका में जो एनआरआईज हैं, उनकी तो ज़हनियत देख के मैं और दंग हूँ कि भाई आपने पढ़ा क्या? ओपन योर माइंड। साइंस का मुख्य मकसद ये है, नॉट ओनली एक्सप्लोर लॉज ऑफ नेचर, एक्सप्लोर योर थॉट प्रोसेस ऑल्सो, कि आपने कंडीशनिंग क्यों बना रखी है। आप आदमी को देखते हो तो उसके धर्म का नाम सुन के या जात का नाम सुन के या भाषा का देख के आप उसके बारे में अपना व्यवहार बदल लेते हो। ये तो अंधापन है भाई। तो अब मैं और सवालों के लिए जो है अपनी टीम के कुछ साथियों की तरफ जाऊंगा और सुनते हैं कि क्या सवाल हमारी टीम में से आ रहे हैं। सर, मेरा सवाल आपसे ये, मुझे देश के 2 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ने का अवसर मिला है। पहला मैंने ग्रेजुएशन किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी से, जहाँ से बहुत नामचीन व्यक्ति प्रोफेसर्स निकले हैं। दूसरा मैंने आईएनसी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। मैं जब इन दोनों इंस्टीट्यूशंस के प्राचीन इतिहास और वर्तमान समय को देखता हूँ तो मैं कंपेयर करके महसूस कर पाता हूँ कि जहाँ पर बोलने की आज़ादी है वो कम होती दिखती है, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स में हो और चाहे वो आईएमसी का तो खैर पत्रकारिता का इंस्टीट्यूशन है तो वहाँ तो ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन फिर भी। और उसके पीछे का तर्क ये दिया जाता है कि भी प्रोफेसर्स इसलिए नहीं बोल पाते हैं, जो मुझे समझ में आता है, कि सरकारी नौकरी है। और वहाँ पर जो इन तरीके की चीज़ें हैं, चाहे हेट स्पीचेस हैं, चाहे कुछ भी हो, इस पर बहस जो है उसका जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। इसके पीछे का आपको क्या कारण नज़र आता है, ना सिर्फ इन दोनों विश्वविद्यालयों में, इन दोनों संस्थाओं में, बल्कि और भी संस्थाओं में? और साथ ही साथ हम जो अभी नौजवान हैं, जो पत्रकारिता की पढ़ाई करके अभी अभी निकले हैं, इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं और इन सब चीज़ों पर कैसे खुल करके बात कर सकते हैं? बेटे, ऐसा है कि 1969 में एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था अहमदाबाद में और भिवंडी में। उस वक़्त मैं आईआईटी में पीएचडी कर रहा था। तो ये मैंने महसूस किया था कि हमारे आईआईटी के ज़्यादातर बच्चे एंटी मुस्लिम थे, लेकिन दैट वाज पेरिफेरियल। प्राइमरीली वो वर्किंग क्लास के ख़िलाफ़ थे और कारखाने वाले इन पर्टिकुलर, उनका पहला नंबर, दुश्मन नंबर 1 मजदूर था। तो ये जो दंगे फसाद हुए, ये इस वर्ग को, जिसका बाद में फिर विश्वविद्यालयों पे कब्जा हुआ, सरकारों पे कब्जा हुआ, पॉलिटिकल सिस्टम पे कब्जा हुआ, उस क्लास का पहला दुश्मन प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी, गांधी, जो आज़ादी की चर्चा करे, शोषण के खिलाफ बोले, वो मजदूर किसान वर्ग तो था ही, लेकिन जो मुखर वर्ग है समाज का, जो खुल के जुल्म को जुल्म कह सकता है, उसको ये रहा। और हुआ ये कि जब से भारत में ये राम जन्मभूमि आंदोलन चला, तो शिक्षण संस्थाओं में ये रिप्रेसिव रिग्रेसिव एलिमेंट इतना डोमिनेट कर गया। अब तो खैर वो हुकूमत में ही आ गए, लेकिन जब हुकूमत में नहीं थे तब भी कॉलेज उसके वातावरण में इतना असर्टिव हो गए ये सेक्टेरियन एलिमेंट्स, क्योंकि व्यापारी तबके को, ख़ासतौर से 1990 के बाद जब से खुली आर्थिक नीति आई हमारे देश में, वैश्वीकरण और लिबरलाइजेशन का दौर आया, तो उसके बाद से इस वर्ग के हाथ में इकोनॉमिक अथॉरिटी आई, इंस्टीट्यूशन पे कब्जा आया, मीडिया पे कब्जा आया, एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑल एरियाज जहाँ पे के इंसाफ के सवाल पर आवाज़ के हक में आवाज़ उठ सकती है, उसको दबाने की पहली प्रायोरिटी है। वो माहौल बना है इस वक्त देश का। आपने चूंकि मीडिया का जिक्र कर दिया, आप देखते हैं टीवी चैनल, देखते हैं कभी न्यूज़? पहले रवीश को देखता था, एक आधी चैनल, बाकियों को नहीं देखते हैं ये लोग जिनका अभी बॉयकॉट हुआ है, कभी देखा? एक आध बार देखा तो मेरी बड़ी बेचैनी हुई। अर्णब गोस्वामी को मैं कई सालों से देख के परेशान हो जाता था। फिर बाकी लोगों को देन आई हार्डली वॉच देयर चैनल्स। तो कभी मनोरंजन के लिए लगता हो कि कॉमिक रिलीफ मिल जाए? कुछ नहीं, कॉमिक कोई रिलीफ। जिस तरीके से सर अभी संस्थानों में पढ़ रहे बच्चों की बात हो रही थी कि वो एक उनका माहौल एंटी मुस्लिम बच्चे हैं, जो आपने भी पढ़ा है, उसमें आपको पता लगे कि जो उनके अंदर भी नफरत भरी, और आपने उससे पहले बात की कि परिवार उनको वो सीख देता आया कि वो मुसलमानों के प्रति घृणा रखें या ऐसे व्यवहार में वो लोग पले बढ़े। लेकिन आज की जो बात चल रही है कि देश के अंदर अगर सरकार बदल भी जाए, उन्हीं संस्थानों के जब हम
टीचरों की बात करें, जो शिक्षक है उनकी बात करें, वो भी एक विचार से आ रहे हैं। आरएसएस के विचार के टीचर संस्थानों में डाले जा रहे हैं ताकि लंबे समय तक वही विचार के साथ उन बच्चों को पढ़ाया जाए और उसी मानसिकता के साथ उन बच्चों को तैयार किया जाए ताकि यही नफरत का माहौल लगातार बढ़ता रहे। तो इस नफरत के माहौल को रोकने के लिए क्या सिर्फ सत्ता परिवर्तन ही काफी है कि वैचारिक परिवर्तन भी जरूरी है? इस तरीके से माननीय काशीराम साहब सामाजिक परिवर्तन की, सत्ता परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक परिवर्तन की भी बात करते थे, उस पर मैं एक बार आपका बहुत अच्छी बात की भाई आपने, ये बात सही है। और मुझे उम्मीद दिख रही है कि शायद 2024 में कुछ चुनौती मिले सरकार को, लेकिन ये जड़ें इतनी गहरी पहुंच गई सिस्टम के अंदर। जैसे जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो मैं सोचता था कि अब तो आज़ाद हो गया तो गांधी और नेहरू का सोच चलेगा देश में, लेकिन जब मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए पहुंचा, आगरा कॉलेज में पहुंचा जब, तो मैंने देखा कि यहाँ का वातावरण तो बिल्कुल एंटी गांधी है, जबकि सरकार तो यूपी में कांग्रेस की थी। तो शिक्षण संस्थाओं में जो जड़ें सन 25 से जमाई इस प्रकार के लोगों ने, वो जिंदा थे। और हिंदुस्तान में 562 रियासतें थीं, तो उनका दखल था। हिंदुस्तान में जितने अफसर तबके के लोग थे वो प्रो ब्रिटिश थे एंड सो ऑन। तो इनका सोच तो वही था और सिस्टम में बैठे हुए थे। तो ये बात सही है कि अगले साल अगर सरकार बदल भी गई तो भी ये जो पेनिट्रेशन हो चुका है संस्थाओं में वो एक चुनौती रहेगी और वैचारिक क्रांति की ज़रूरत होगी। लेकिन वैचारिक क्रांति किताबें पढ़ने से नहीं होती, बदकिस्मती से। वैचारिक क्रांति के लिए हमें उसमें एक उसका आर्थिक पक्ष भी है। अभी मैंने देखा दिल्ली विश्वविद्यालय में बहुत सारे टीचर्स टेम्परेरी थे, एडहॉक, और रेगुलर सिलेक्शन की बात आई। ये मेरा कन्विक्शन है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ऑफ ए टीचर, जब टीचर पढ़ाता है और मेहनत से पढ़ाता है तभी पढ़ा सकता है जबकि विद्यार्थियों से संबंध यानी कम्युनिकेशन साधे, संवाद स्थापित करे। वो तभी मुमकिन है जबकि उसकी जात और बरादरी के नोशन से वो ऊपर उठ जाए। तो भले ही वो उसकी आइडियोलॉजी आरएसएस की हो या उसमें रचा पचा हो, लेकिन वो डोरमेंट हो जाएगी अगर वो संजीदगी से टीचिंग करता है तो। और वो अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा उसको मिल जाए, प्रशासन और हुकूमत का संबल मिल जाए, तो उसके अंदर की जो छुपा हुआ राक्षस है, नफरत का राक्षस, वो उभर जाता है। तो हमें करना ये है कि अगर हुकूमत बदलती है तो हमें लोगों के उनको रेगुलराइज करने का जैसे मसला है, या गांव-गांव में जो इन्होंने लिंचर्स के मुखड़े कर रखे हैं, स्क्वाड कि सीटी बजाते ही या मोबाइल पे कांटेक्ट करते ही 1000 लोग जमा हो जाएंगे और घेर के किसी आदमी को पीट के मार डालेंगे, और फिर मारने वाले के हक में बड़ी पंचायत करेंगे, महापंचायत करेंगे। ये करेंगे। अब करना क्या, अगर सरकार बदल जाती है तो पहला तो पुलिस का प्रश्रय इनको खत्म हो जाए, तो और फिर दूसरा इनकी आइडियोलॉजी की एक्सेप्टेबिलिटी बृहद समाज में ना हो। गांधी जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी 1947 में, जब दंगा फसाद हुआ, कलकत्ते में वायलेंस हुआ, आज़ादी के मिलने के दिन गांधी जी वहीं थे, और जब दंगा फैल गया तो किसी ने कहा कि साहब आप क्या उपवास करके क्या दंगाइयों के दिल बदल लेंगे? तो उन्होंने कहा कि उनके दिल तो शायद ना बदल सकूं, लेकिन आई वांट टू टच द हार्ट्स ऑफ दोज जो इनके पीछे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। इसलिए मैं सोचता हूं कि आप जो बात कर रहे हो वो करनी ही है, और उस पर बहुत आर्टिकुलेट तरीके से सोच बदलने का काम करना है। आपने पूरे हमारे न्यूज़ रूम को एक ये जो बुक है आपने ये दी सबको, तो मैं इसे ऐसी सरसरी निगाह से देख रही थी कि आपने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। तो एक लाइन इसके अंदर आपने जो एक टॉपिक इस पे लिखा है कि एक्टिविज्म नेसेसरी इन ओल्ड एज। तो आपको क्यों लगता है सर, ओल्ड एज के अंदर तो जहाँ बुजुर्ग सोचते हैं कि हमें आराम फरमाना चाहिए, उतने एक्टिव नहीं होते हैं, तो क्यों आपको लगता है कि इस एज में जाके इतना ज़रूरी हो जाता है? कारण ये है बेटा कि इस वक्त जब मैं पैदा हुआ था उस वक्त हिंदुस्तान की एवरेज उम्र 40 साल के आसपास थी। अब बढ़ के वो 65, 70, 67 साल हो गई, और लोग रिटायर 60 साल में हो जाते हैं। तो और मतलब ऑब्वियसली वो तबका है जो रिटायर होता है जो नौकरियों में है। देश में ज़्यादातर लोग तो नौकरी से बाहर हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, व्यापारी हैं, तो वो तो रिटायर नहीं होते, लेकिन फिर भी अपना कारोबार ज़्यादातर अपने बच्चों को सौंप देते हैं। तो आई हैव नोटेड गांव वगैरह में एक बड़ा तादाद है 60 साल से ऊपर के लोगों की जो ताश खेलते हैं और फिर
बहुत ही घटिया बातें करते हैं। तो कम से कम, और फिर नॉट घटिया बातें करके डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नफरत भड़काने वाली बातों को ज़्यादा फैलाते हैं, तो उससे चुनाव वगैरह का पैटर्न बदलता है। तो मैं इसलिए चाहता हूं कि इन बुजुर्ग लोगों में से 10-20% ऐसे लोगों को निकाल लूं ताकि उनके समय का सही इस्तेमाल हो, और उनकी जो एक गैर ज़रूरी फिक्र है अपनी सेहत को लेके, जब आप निकम्मे रहोगे, घूमोगे फिरोगे नहीं, घर गृहस्थी में काम नहीं करोगे, तो आपका सेहत भी ख़राब होगी, दिमाग भी ख़राब होगा और माहौल ख़राब करोगे। तो बुजुर्ग हमारे देश का इस वक्त बर्डन ऑन सोसाइटी, नॉट ओनली इकोनॉमिक बर्डन, सोशल बर्डन भी है। लेकिन आपने ये कहा कि गांव वगैरह में, आपको ये लगता है कि अब तो शहर में भी वही कर रहे हैं, मतलब बुजुर्ग जो है, और मतलब जनजी का एक टर्म है, वो है कि बूमर अंकल। अच्छा। तो वो जो अंकल लोग हैं और 50 के ऊपर के, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो सरकारी नौकरियों से रिटायर्ड हैं और मोटी मोटी पेंशनें उठाते हैं जी। है ना, पिछली सरकारों की दी हुई, बीजेपी के पहले की, और लगातार जो है सांप्रदायिक बातें कर रहे हैं, जातिवादी बातें कर रहे हैं, और महिला विरोधी तो पहले से ही है। जी जी, है ना। तो आपको ये लगता है कि शहर में वो आबादी बढ़ गई है और लगातार बढ़ अरे बहुत सही कहा भाई आपने मेरी, और ये लोग पेंशन खत्म करने की बात करते हैं, पेंशन की ले रहे हैं ये लोग। ये बिल्कुल सही कहा आपने। ये लोग कहते हैं मतलब ये वो सब प्राइवेट कर दीजिए, और हमने सरकारी नौकरी कर ली, अब हम पेंशन ले रहे हैं, लेकिन अब सब प्राइवेट कर देना चाहिए जिससे बाकी लोगों को पेंशन ना मिले। मिलती रहे। तो नहीं सही कह रहे हैं। आपके आसपास भी जैसे, अच्छा आपके जैसे दोस्त यार होंगे, उसमें बहुत सारे लोग सांप्रदायिक होंगे, बदल गए होंगे, आप मोदी जी को जो है बिल्कुल मतलब ज्यादा मानते होंगे, ऐसे लोग हैं, तो आप कैसे डील कैसे करते हैं? दोस्ती यारी खत्म हुई है कुछ आप लोगों की उम्र में? हम लोगों की तो हुई है, आपके ग्रुप में क्या हुआ है? दोस्तियां खत्म हुई है कि चल रही है? मेरे साथ थोड़ी सी दिक्कत ये पड़ गई कि फिजिकली मिलना जुलना कम होता है लोगों से, तो और व्हाट्सएप आप यूज नहीं करते, इसलिए वो कॉन्टेक्ट किया। और मेरा जो वक्त होता है, मैं ऐसे इलाकों में जाता हूँ जहाँ थोड़ी रिसेप्टिविटी हो, इसलिए वो मसला आया नहीं। तो लेकिन कभी मिले हैं ना आपने? हाँ मैं मिलता हूँ, बदले हैं। जैसे आप यूएस वगैरह जाते होंगे तो किसी पुराने दोस्त से टकराए हो जो बिल्कुल अजीबोगरीब बात है? अजीब बात है भाई, जब मैं अमेरिका जाता हूँ, जब मैं रहता था अमेरिका में 6 साल रहा, तो वीकेंड्स में मिलते थे लोग, और मैंने एक नई सिलसिला चालू किया था कि अपन बैठ के जब खाना ना खा लो तो थोड़ा बहुत गज़ल वज़ल, गाने वाने और कुछ चर्चा, सार्थक चर्चा करो, तो वो होता था। लेकिन जब से मैंने सांप्रदायिकता के सवाल पे काम करना चालू किया, और मैं जाती हूँ अमेरिका, मतलब जाती रहा, हर साल जाता था गर्मियों में, यूनिवर्सिटी मैरीलैंड बुलाती थी तो मैं जाता था, तो वो हमसे कटने लग गए लोग। तो मैं तो, अब हमारा जो दोस्त मंडली बनी वो बिल्कुल अलग प्रकार के लोगों की है। अदरवाइज आई वॉज लाइक बाई लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स, एंड वो फिर दुश्मन तो मेरे नहीं बने, लेकिन मेरे से हट गए। वो कभी न खाने पे बुलाएगा ना, कोई मिलना जुलना कम हो गया, दैट इज ट्रू। गांधी लेकिन दोस्त का काम करते हैं, इस बीच में मदद करते हैं? गांधी? हाँ, महात्मा गांधी। नहीं, इसमें गांधी को तो बहुत डिसलाइक किया जाता है हिंदुस्तानी एनआरआईज में, तो गांधी लेकिन उनके देशों में तो मूर्तियां लगी हुई हैं सब जगह। अरे बेटा, वो तो क्या कहें, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी गांधी जी की समाधि पे लोगों को ले जाते हैं, लेकिन देयर इज हार्डली एनी एलिमेंट ऑफ गांधी इन हिम और हिज पार्टी। अच्छा, राहुल गांधी ने आपको भारत जोड़ो यात्रा में बुलाया था, आप गए थे? गया था। तो राहुल के लिए क्या टिप्पणी, कैसे लगता है आपको? संजीदा लग रहा है पॉलिटिशियन की? मेरे साथ लिए उनके साथ चलने का 15 मिनट मौका मिला, और उसके बाद जब लंच ब्रेक, टी ब्रेक के लिए रुकी उनकी यात्रा, तो उसमें आधा घंटे में हम 9 लोग थे। दिग्विजय सिंह थे, हर्षमंदर थे, वगैरह वगैरह, और मैं भी था। तो 1-2 किसान थे, तो उनसे बातचीत चल रही थी। उस वक्त मैंने जो उनसे बातचीत की तो उससे मुझे संजीदा लगे वो। मतलब संजीदा मतलब पीएम मटेरियल लगते हैं आपको क्या? पीएम मटेरियल तो देश में बहुत है, एंड सर्टेनली ही इज़ वन ऑफ देम। ही इज़ वन ऑफ देम। लेकिन मतलब अभी जो है आप क्या देखते हैं? मतलब आप दो कह रहे थे 2024 में कड़ी टक्कर मिलेगी, आप टक्कर देख रहे हैं या आपको लगता है टक्कर ही काफ़ी है अभी तो फिलहाल? तो ये तो मैं नहीं कह सकता। मैं चाहता हूँ कि 24 का चुनाव व्यक्ति के मोदी वर्सेस राहुल या मोदी वर्सेस और कोई ऐसा ना हो। वो चुनाव इस बात पर हो कि ये सरकार प्रो कॉरपोरेट है और रिलीजन में जहर भरने वाली है। हमें ऐसी हुकूमत चाहिए जो जनता प्रो पीपल हो और इस पोलराइजेशन या की जो जहरीली नीति है उससे हट के हो। तो कॉन्सिक्वेंटली इट शुड बी ए पीपल वर्सेस बीजेपी इलेक्शन होना चाहिए।
सर, जैसे आपने बताया कि राहुल गांधी जो हमारे पीएम मटेरियल हो सकते हैं, तो ऐसी क्या काबिलियत उनमें आप देख रहे हैं जिसको अपने पीएम मटेरियल के तौर पे आप भांप रहे हैं? दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि वो धार्मिक घृणा बढ़ा नहीं रहे हैं, बल्कि ये कहने लग गए कि हमारे सामने जो चुनौती है वो गांधी वर्सेस गॉडसे वाली है। ये बात उसने पकड़ ली कि हमारे हिंदुस्तान में पिछले 30 बरस से जो राजनीति सांप्रदायिकता की जिसकी बुनियाद पे खड़ी हुई है उसको काटना है। तो एक तो बात उसने यानी असली सवाल को पकड़ा, और दूसरा उसने ये देखा कि ये जो सांप्रदायिकता है ये तो एक पर्दा है, गार्ब है, असली चीज़ है कॉरपोरेट एलीट को फ़ायदा पहुंचाना। तो ये दूसरी बात उसने पकड़ी, तो इसलिए मैं महसूस करता हूँ और उसको सलीके से आर्टिकुलेट किया। तो आई थिंक दिस इज समथिंग। लेकिन ये जिस कॉरपोरेट की बात कर रहे हैं उसको खड़ा करने और ऊंचाई पे पहुंचाने वाली जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो तो वही मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे और नरसिम्हा राव की सरकार थी जो लेकर आई। बाजार खोले, राजीव गांधी से शुरुआत हो गई थी और बाजार कांग्रेस की सरकार ने खोला। पिछली यूपीए की 2 सरकारों में लगातार जो है उन्हीं उद्योगपतियों को, ऐसा तो है नहीं प्रेशर नहीं दिया गया या उनको फायदा नहीं पहुंचाया गया, और उसी क्रोनिक कैपिटलिज्म के आरोप में वो सरकार भी गई थी जिन करप्शन के। तो ये उम्मीद कितनी जायज हो सकती है कि राहुल गांधी आएंगे और मतलब क्या करेंगे? आर्थिक नीति कांग्रेस और भाजपा की कितनी अलग आपको लगती है? आर्थिक नीति बाई एंड लार्ज फ्री मार्केट इकोनॉमी की ही है। फ्री मार्केट इकोनॉमी 2 तरीके की चल सकती है कि चुनिंदा घरानों को फायदा देके उन घरानों के जरिए मीडिया का दुरुपयोग करके नफरत का माहौल बनाया जाए। मनमोहन सिंह की 10 साल की सरकार चली तो उस 10 साल की सरकार में क्रोनी कैपिटलिज्म तो मतलब उनके ऊपर इस प्रकार के इल्जाम तो आए, लेकिन मीडिया पे भी काफ़ी कब्जा हो गया था कॉर्पोरेट एलीट का। लेकिन मीडिया का अनफॉर्चुनेटली इतना सांप्रदायिकीकरण नहीं हुआ था। तो कॉन्सिक्वेंटली एक साइकिल बन गया कि आप कॉर्पोरेट को फ़ायदा पहुंचाइए, कॉर्पोरेट और उसका मीडिया फिर आपको मॉनिटरीली और पॉलिटिकली फ़ायदा पहुंचाएगा। तो वो नेक्सस टूटेगा। और ये बात तो आपकी सही है कि एक प्राइम कॉन्फ्लिक्ट जो बिटवीन मासेस एंड कॉर्पोरेट है उसको एड्रेस कैसे किया जाएगा, ये सवाल ओपन क्वेश्चन है। इसका मेरे दिमाग में इस वक्त कोई सोल्यूशन नहीं है। तो हम लोग प्रोफेसर वीके त्रिपाठी से बात कर रहे थे, और इससे पहले कि हम अंत करें मैं चाहूँगा राकेश हमारे असिस्टेंट एडिटर है और कार्टूनिस्ट है, बहुत शानदार, उन्होंने आपके लिए कुछ बनाया है, तैयार किया है। अच्छा। तो राकेश आप आए और प्रोफेसर त्रिपाठी को जो है वो मेरे भाई ये दे। वाह। साल था 1700 और 1700 में इटली के एक शहर में एक वैज्ञानिक जो है उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा था, यानी कि उसको सजाए मौत दी जा रही थी। एक खंबे से बांध के उसको जिंदा जला दिया गया। नाम था ब्रूनो। ब्रूनो को जिंदा जलाया गया क्योंकि उसने ये कहने की गुस्ताखी की थी कि सूरज धरती के चारों ओर नहीं घूमता, धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। और इस गुस्ताखी के लिए, क्योंकि चर्च ये मानता था कि सूरज धरती के चारों ओर घूमता है, उसको जिंदा जला दिया गया, सजाए मौत दे दी गई। इसके कुछ साल बाद एक वही पद जिसके लिए ब्रूनो ने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी में इटली में, और वो उसको इसी वजह से नहीं मिला था क्योंकि वो धरती के सूरज के चारों ओर घूमने की बात करता था। उसी पद पर बैठे गैलीलियो ने कहा, यही बात दोहरा दी कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। फिर चर्च नाराज हुआ, गैलीलियो को नजरबंद कर दिया गया। दूरबीन बनाने वाला, टेलीस्कोप बनाने वाला गैलीलियो वो अपने आखिरी दिन नजरबंदी में काटते हुए मर गया। लेकिन गैलीलियो के बनाए टेलीस्कोप में ही सुधार किया और कोपरनिकस ने आखिरकार अपनी कैलकुलेशन से साबित कर दिया कि धरती ही सूरज के चारों ओर घूमती है, सूरज धरती के चारों ओर नहीं घूमता। आखिरकार चर्च को विज्ञान के सामने पहली बार झुकना पड़ा, और कहते हैं कि यहीं से सेक्युलर पॉलिटिक्स की शुरुआत होती है, जहां चर्च जो है वो राजनीति से, सामाजिक जीवन से अलग हो जाता है, विज्ञान से अलग हो जाता है, और लोग आजाद हो जाते हैं अपनी बात कहने के लिए, भले ही धार्मिक किताब में कुछ भी लिखा हो। उसी सेक्युलर पॉलिटिक्स को इस वक्त इस देश में, जिसका नाम भारत और इंडिया कुछ भी हो सकता है, ताक पर रख दिया गया है। हमें बहुत सारे ब्रूनो चाहिए होंगे जो अपनी कुर्बानी देने को तैयार हो, बहुत सारे गैलीलियो चाहिए होंगे जो तैयार हो इसके लिए कि उनको नजरबंद या कैद खाने में रहना पड़ सकता है,
और हमें बहुत सारे कॉपरनिकस चाहिए होंगे, इसी तरह बहुत सारे प्रोफेसर वीके त्रिपाठी हमको चाहिए होंगे जो साइंटिस्ट हो लेकिन सड़कों पे घूम के सोशल साइंस की बात भी करें, नफरत के खिलाफ बात करें, मोहब्बत की बात करें, अमन की बात करें और लोगों को जो है समझाएं। क्या समझाएं? जो गांधी कहते थे, सबको सन्मति दे भगवान। इसी बातचीत के साथ बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर त्रिपाठी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। आप पॉलिटिक्स देख रहे थे, मैं मयंक हूं। हमको जो है सब्सक्राइब कर लीजिए यूट्यूब पे अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, और वीडियो जब लाइक करते हैं आप तो उसके व्यूज बढ़ जाते हैं और शेयर करते हैं तो और बढ़ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ये इंटरव्यू देखने के लिए।